जनरल मुनीर चाइना में थे। इस 4 दिन की बैठक में कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का कहना है कि उन्हें डायरेक्शन दी गई है चाइनीज सरकार द्वारा कि आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है नॉर्थ ईस्ट में। तो पाकिस्तान एक प्लान बनाता है कि क्यों ना हम इन सब ट्राइबल सेपरेटिस्ट ग्रुप की एक ज्वाइंट कमांड बना दें। तो एक ज्वाइंट कमांड का आइडिया फ्लोट करता है कि ये जबरदस्त स्ट्रेटेजी रहेगी। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात कशीदा हो चुके हैं और मणिपुर के इलाके में उन्होंने अपनी अलग रियासत का ऐलान भी कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत के 70 के करीब फौजी जो हैं वो अगवा कर लिए गए हैं, जबकि इस सारे मामले पर भारतीय मीडिया खामोश है, कुछ चैनल को छोड़कर, और ना ही यह खबर पाकिस्तानी मीडिया पर बताई जा रही है। हालांकि मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया पर यह खबर चलनी चाहिए थी और पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहिए था कि भारत में किस कदर हालात ख़राब हैं, क्योंकि कुछ लोग ये बात करते हैं कि भारत में बहुत अमन है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों के हमले होते हैं। तो उन लोगों को भी पता चलता कि भारत भी उन्हीं मुश्किलात का सामना कर रहा है जिनका पाकिस्तान कर रहा है, और भारतीय मीडिया इस सारे मामले का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगा रहा है। तो चलिए मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। जनरल मुनीर चाइना में थे। इस 4 दिन की बैठक में कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का कहना है कि उन्हें डायरेक्शन दी गई है चाइनीज सरकार द्वारा कि आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है नॉर्थ ईस्ट में। स्पेसिफिकली कुछ प्रेशर पॉइंट्स जो बताए गए हैं वो अरुणाचल भी उसमें इंक्लूडेड है। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान को डायरेक्शन दी जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करो। अरे उस रीजन में तो चाइना है ना। शायद ये सवाल आप में आएंगे, अभी हम उस पर जाएंगे। खैर, पिछले 2 महीने से जो आईएसआई की बांग्लादेश में बेंच है उसमें काफी ज्यादा हलचलें देखी जा रही हैं, वो काफी ज्यादा एक्टिव हो रही है। कहा जा रहा है कि चाइनीज मिलिट्री ऑफिशियल्स द्वारा उनको डायरेक्शन दी गई है कि यू हैव टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इन दिस एरिया, फॉर दैट ऑब्वियसली जो फंडिंग है वो चाइना की तरफ से होगी। हमें इस नॉर्थ ईस्ट रीजन के ये जो अनस्टेबिलिटी करने की सोच रहे हैं और इसमें पाकिस्तान का कैसे अभी लिंक है और पास्ट का क्या लिंक है, जरा इसको हिस्ट्री से उठाकर इस पूरे इशू को हम समझें। तो इनको बड़ा धक्का पहुंचा। इन्होंने कहा अब हमारा सपोर्ट कैसे बना रहेगा। ऐसे में ये लाल डेंगा जो लीडर थे एमएनएफ के, पाकिस्तान ने इन्हें आश्वासन दिया कि टेंशन मत लीजिए, आप कराची आ जाइए, यू शुड कम टू वेस्टर्न पाकिस्तान, यानी कि जो अब पाकिस्तान रह गया था, क्योंकि हमने ईस्टर्न पाकिस्तान की जिम्मेदारी से तो आजाद कर दिया था पाकिस्तान को। खैर, तो अब वो वेस्ट पाकिस्तान पहुंचते हैं और इनसे कहा जाता है कि आप बर्मा के साथ कांटेक्ट बनाइए। उस टाइम पर बर्मीज कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर थी, तो बर्मीज कम्युनिस्ट पार्टी और जो आपका एमएनएफ है इसके बीच में संबंध मजबूत हुए। और फिर जो बर्मीज कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने इनको एक तरीका बताया, कहा कि ऐसा करो, अब आप चाइना का सपोर्ट ले लो। तो यहां पर इन्होंने काचिन से, ये जो काचिन वाला एरिया आप देख रहे हैं, काचिन से ये यूनान प्रोविंस में पहुंच गए। तो यानी कि चाइना अब क्लियरली सपोर्ट कर रहा था। ये कहा जाता है कि इस दौरान चाइना जो है एक्चुअली अभी तक चाइना चाहता था कि यहां पर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो फ्रॉम द बैक, बट अब ये क्लियर सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि यहां पर एमएनएफ यूनान में बैठ गई है, यानी कि चाइनीज प्रोविंस में जाकर बैठ गई है। तो नाउ चाइना वाज क्लियरली सपोर्टिंग। इसके बाद चाइना का जैसे क्लियर सपोर्ट मिलता है तो पाकिस्तान एक प्लान बनाता है कि क्यों ना हम इन सब ट्राइबल सेपरेटिस्ट ग्रुप की एक ज्वाइंट कमांड बना दें। तो एक ज्वाइंट कमांड का आइडिया फ्लोट करता है कि ये जबरदस्त स्ट्रेटेजी रहेगी। एक्चुअली ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट इन्होंने कश्मीर में करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको हथियाने में इन्होंने फ्रंट पे ट्राइबल्स को रखा था, ट्राइबल को संगठित किया था पाकिस्तान की आर्मी ने, और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था तो उस पॉइंट पर इन्होंने इसको एंट्री करा दी थी, जम्मू एंड कश्मीर जो उस टाइम पर एक प्रिंसली स्टेट थी। तो इन्होंने सोचा कि चलो यहां पर भी करते हैं। खैर, वहां तो पूरा सक्सेस मिल नहीं पाया क्योंकि इंडियन फोर्सेस वहां पर पहुंच गई थी और उनको पुश बैक कर दिया था। यहां पर एक बुक है दिस हेन एंड किसलिंग की, फेथ यूनिटी डिसिप्लिन द आईएसआई ऑफ पाकिस्तान। तो इस बुक में वो कहते हैं कि 1980s के बाद, यानी कि 71 पर तो एक धक्का लगा और उसके बाद ये सेपरेटिस्ट ग्रुप को ज्यादा कुछ मिल नहीं पाया, लेकिन 1980s से आईएसआई ने अपनी जो गतिविधियां हैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बढ़ा दी। इनका कहना है कि इसके बाद बांग्लादेश ऑल्सो बिकेम अ बैशन ऑफ आईएसआई, और इसके बाद इन्होंने सोचा कि जो कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया के जो एफर्ट्स हैं उसको डाइवर्ट कर देंगे अगर नॉर्थ ईस्ट में अनस्टेबिलिटी को स्पिन किया जाए। तो यानी कि दे वर यूजिंग टू एक्चुअली यू कैन से डाइवर्सिफाई और यू कैन से डिसिपेट सम ऑफ आवर एनर्जी।
इसके अलावा आईएसआई ने यहां पर जिहाद के मुद्दे का भी इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया। इस बुक के अनुसार दीज मैनी, मतलब ये देखिए कितनी सारी ये आतंकवादी संस्थाएं हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिएट करी आईएसआई ने, इनको फंड किया। जैसे कि आप उल्फा तो आपको पता ही होगा असम में, देखिए मुल्फा, मुल्टा, एंड देन ILA, यूनाइटेड मुस्लिम लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, यूनाइटेड रिफॉर्मेशन प्रोटेस्टर ऑफ आसाम, पीपल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। तो इस तरीके से कितने सारे इन्होंने जिहाद का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसके बाद जैसे ही कंबोडिया में उस समय क्या चल रहा था, वहां पर जो खमेर रूल था, यानी कि जो कम्युनिस्ट रूल था, वो कोलैप्स हुआ। अब जैसे ही कम्युनिस्ट जो रॉग था, मतलब खमेर रॉग का रूल कोलैप्स हुआ, तो इसके कितने सारे जो फाइटर्स हैं उनके हथियार फ्री हो गए। तो अब ये था कि इनके हथियारों का अब क्या किया जाए। तो इंटरनेशनल मार्केट में अब खरीदार पाकिस्तान को लगा हम बन जाते हैं, तो पाकिस्तान ने, कहा जाता है कि वहां से हथियार लिए और फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। जैसे कि 1991 में अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट 240 NSCN मेंबर्स को ये हथियार सप्लाई किए गए। साथ में ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं कॉक्स बाजार, इस कॉक्स बाजार का इस्तेमाल किया गया, बोट यहां पर आई और कॉक्स बाजार का इस्तेमाल करके इस बांग्लादेश के थ्रू, क्योंकि यहां पर उनने सिक्योरिटी फोर्सेस से बचते हुए, लोकल अपने एसेट्स का इस्तेमाल करते हुए फिर इन हथियारों को इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करा दिया इंडिया की तरफ। नाउ नागा फाइटर्स, 1990s में एक प्रोमिनेंट नागा फाइटर जो कि कैप्चर किए गए थे, उन्होंने कहा था कि उन्हें 3 इंस्टॉलमेंट में $1.7 मिलियन पाकिस्तानी ISI ने दिए थे। हालांकि उसके बाद से अब ये सेल्फ फाइनेंसिंग पे चलने लगे थे। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब है हत्या, लूट, डकैती, मर्डर, मतलब बेसिकली किडनैपिंग, ड्रग। अब यहां पर यूनाइटेड नेशन की एक फेमस रिपोर्ट है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। इसका कहना है कि ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये आप सबको पता होगा, ये गोल्डन ट्रायंगल है, ड्रग का हब है, और इसमें इस रीजन का इस्तेमाल सेपरेटिस्ट फोर्सेस करती हैं अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए। तो अगर भारत सरकार को इसको डिफीट करना है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी जो पीस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए हम काम कर रहे हैं, उसको फ्यूचर में अगर और ज्यादा मजबूत करना है, वी हैव टू ब्रेक द नेक ऑफ दिस ड्रग सिंडिकेट विच वर्क्स इन दिस एरिया। तो इस गोल्डन ट्रायंगल में आप सबको दिख रहा होगा, ये रीजन्स आते हैं थाईलैंड, लाओस, म्यांमार। लेकिन अगर इनको इंटरनेशनल मार्केट में अपने ड्रग्स को सप्लाई करना है तो ये इस एरिया का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्थ ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वी हैव टू ब्रेक दिस। अब क्वेश्चन उठता है कि इंडिया की आगे की पॉलिसी होगी क्या। ठीक है भाई, पाकिस्तान को डायरेक्शन मिली है चाइना से कि अनस्टेबिलिटी क्रिएट करो, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। देखिए, इंडिया को सिक्योरिटी के लिए तो हम स्टेप अप हैं ही, साथ में अगर आपने सुना होगा कि इंडिया पर आरोप लग रहे थे जब म्यांमार में कू हुआ तो कहा गया कि इंडिया इज यूजिंग स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी। स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी का मतलब होता है कि इंडिया क्लियरली जो म्यांमार आर्मी है उसके खिलाफ नहीं बोल रहा, यानी कि हम कह रहे हैं कि हम शांति की तरफ हैं, हम कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वायलेंस ना हो। बट हमारे जो डिप्लोमेट हैं, दे वर प्रेजेंट इन सम ऑफ द सेरेमनीज ऑफ म्यांमार आर्मी। व्हाई? Because Myanmar army is very important for India to actually remove the separatist, you can say, bases from Myanmar forest. तो म्यांमार का जो फॉरेस्ट है उसमें ये जो अलगाववादी ताकतें हैं, आतंकवादी हैं, ये अपना जो बेसिस बना लेते हैं, इनके साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करती है इंडियन आर्मी और वहां पर स्ट्राइक करती है। तो ऐसे में म्यांमार आर्मी का सपोर्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। इस वजह से इंडिया यहां पर बैलेंस का इस्तेमाल करता है। इंडिया कमिट करता है कि यस, डेमोक्रेसी वहां पर आनी चाहिए, बट वी एक्चुअली मेंटेन अ बैलेंस। नहीं तो जो म्यांमार आर्मी है वो चाइना की तरफ हो जाएगी, कम्युनिस्ट रेजिम की तरफ हो जाएगी, जो कि कम्युनिस्ट जो CCP है चाइना की वो चाहती ही है। With respect to Bangladesh, we have good relations with the current regime of Bangladesh and strictly हम बार बार ये बात कहते रहते हैं कि आपके यहाँ से ISI, आपके यहाँ से जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनका मतलब दे शुड नॉट यूज योर लैंड फॉर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट इंडिया। तो ऐसे में बांग्लादेश और इंडिया भी इस पे ज्वाइंट ऑपरेशन करते रहते हैं। अब एक और जगह पड़ती है, वो है नेपाल। अब नेपाल का जो बॉर्डर है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक्सेस दे देता है ISI को उस एरिया से। तो रिसेंट पास्ट में भारत ने 13 ISI के कोवर्ट यू कैन से या सपोर्टेड यू कैन से स्पाइस को वहां से पकड़ा था, जिन पर आरोप लगे थे कि दे वर गेटिंग फंडिंग एंड दे वर एक्चुअली मिंगलिंग विद द क्राउड लाइक अ नॉर्मल पर्सन। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये केवल चाइना ही इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसमें पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि पाकिस्तान की ISI की जो प्रेजेंस है वो नेपाल में है। तो यानी कि